वेलकम अगेन। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए अगला टॉपिक गॉस थ्योरम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का, जो कि एग्जाम के नज़रिए से एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है ये ऑब्जेक्टिव में या फिर अदर चीज़ों में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का गॉस थ्योरम का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम में क्या जो है पूछा जाता है जनरली, गॉस थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम क्या है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर से फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से क्या निकलती हैं? फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इन फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। आ रही बात समझ में? फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, उसे क्या बोला जाएगा? फ्लक्स। ठीक, तो ये पूछा गया कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर कैसा सरफेस है? कोई क्लोज्ड सरफेस, तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज रखा है तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये पूछा जाता है। गॉस थ्योरम के अंदर जो गॉस ने थ्योरम दी है वो ये है कि क्लोज्ड सरफेस में अगर चार्ज है तो उस चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है। तो ये हमें जो है गॉस ने बताया। क्लोज्ड सरफेस का एक और नाम होता है, इसे हम 3D सरफेस भी कहते हैं। 3D सरफेस, ठीक है। तो 3D सरफेस से या क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताई जाती है गॉस थ्योरम के थ्रू। तो कितनी वैल्यू बताई है गॉस ने? phi E इक्वल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है किसी क्लोज्ड सरफेस या 3D सरफेस में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इतना फ्लक्स बाहर निकलता है। phi E इक्वल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोज क्लोज्ड सरफेस आपका कुछ इस तरह है, ठीक है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक, इस तरह क्लोज्ड सरफेस है। अगर इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो इससे ये वाला फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर हमारे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज्ड सरफेस है और इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो ये फ्लक्स बाहर निकलेगा। यानी कोई सा भी क्लोज्ड सरफेस हो, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, बस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए तो उससे इतना फ्लक्स बाहर निकलता है। ये गॉस ने उसकी थ्योरम में समझाया। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा। ठीक, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन किस टाइप से आता है? तो इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट गॉस थ्योरम। राइट गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, गॉस लॉ भी बोल सकते हैं इसको। राइट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। और उसको क्या करने को आता है? प्रूव करने का आता है, एंड प्रूव इट। राइट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। गॉस थ्योरम लिखिए और इसको प्रूव कीजिए। इसके और में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे भी आता है, phi E इक्वल में Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये समझना है एप्सिलॉन नॉट क्या है तो आप पुरानी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको एप्सिलॉन नॉट भी इजीली समझ में आ जाएगा। ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और तीसरा जो इसका टाइप होता है वो इसकी जो थ्योरम होगी वही क्वेश्चन में लिखी हुई आती है। जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो वो हम आपको समझा देंगे। पहले ये दो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक, आज हम पढ़ना है गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम और इसका जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे और समझेंगे। पहले हम समझते हैं फिर हम लिखेंगे, ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट O के ऊपर, और उससे r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या यहाँ पर P है। पॉजिटिव चार्ज का रखा है पॉइंट O पर और r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? P, ठीक है।
या r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। अब इसको हम बना लेंगे एक इस टाइप से, ठीक है। अब प्लस चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी बाहर की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर। और एक यहाँ पे छोटा सा अगर हम सरफेस मान लें तो उसको क्या लिखते हैं, ds। छोटे सरफेस की वैल्यू क्या आएगी, ds। और इसको a से करके हम क्या करते हैं, पूरा ऐसे बंद कर देते हैं ना, ये हो जाता है क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और इसको हम नाम दे सकते हैं s। क्लोज्ड सरफेस को क्या नाम दे देंगे हम, s, ठीक। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, आप लोगों को पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो, डी ओमेगा, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। डी ओमेगा को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। तो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, phi e इक्वल q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। बस वो क्लोज्ड होना चाहिए सरफेस और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसकी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught time of total charge present inside it, ठीक है ना। ये थ्योरम है, गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, काय से निकलने वाला, किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, क्लोज्ड सरफेस से निकलना जरूरी है, कंपलसरी है। तो किसी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। 1 अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्लक्स phi e, और ये हो गया चार्ज जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, और इसका कितने गुना है, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। फ्लक्स जो है क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम है, टाइम मतलब गुना है। तो ये होती है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देख लें। अगर इसमें कोई प्रूफ आपको दिक्कत आ रही है तो, बाकी हम इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले आप इसका डायग्राम और सब स्क्रीनशॉट ले लें, इसका क्वेश्चन वगैरह का। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे लेट पॉजिटिव चार्ज is kept on point O। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर रखा है, पॉइंट O पर। दिख रहा होगा आपको भी, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कहां पर रखा है, पॉइंट O पर। तो लेट प्लस Q चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट ऑन पॉइंट O एंड पॉइंट P, जो पॉइंट P है वो पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, R। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं R को। पॉइंट P पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट P is placed and point P is placed from point O
एक डिस्टेंस आर। ये सब कुछ क्या हमें लिखना पड़ता है, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, इसलिए सब कुछ लिखना पड़ता है, खासतौर से 12th बोर्ड अगर हम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट पी जो है पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा डायग्राम में। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं इसको, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ये E की वैल्यू हमें कैसे पता है, कैसे यहाँ पे हमने लिखी है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि E की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास दो सरफेस है, एक तो सरफेस S और एक स्मॉल सरफेस क्या है, DS। तो पहले हम निकालेंगे DS से निकलने वाला फ्लक्स, छोटे वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, फिर हम निकालेंगे बड़े वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो पहले छोटे वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो हम देखते हैं कितना निकलेगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस DS से निकलने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू जनरली क्या होती है, phi e, लेकिन DS क्या है, स्मॉल सरफेस, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, D। जब भी स्मॉल की बात आती है तो जैसे सरफेस में S के अंदर अगर D लगेगा, स्मॉल में S में D लगेगा, तो phi e के अंदर भी क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, स्मॉल के अंदर D लग जाता है। ठीक है ना, तो d phi e इक्वल E ds cos थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा फ्लक्स का, d phi इक्वल E ds cos थीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया प्रीवियस टॉपिक में, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था E dA cos थीटा, ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको, phi e इक्वल EA cos थीटा। अब सपोज अगर यहाँ पे D लगता है तो A में भी क्या लग जाएगा, D, और A क्या होता है, एरिया, तो एरिया की जगह हम SB लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, E ds cos थीटा। अब d phi e इक्वल, अब E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो E की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और ds cos थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। d phi e इक्वल, अब Q का मल्टीप्लाई हम 1 में कर दें तो क्या जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ds cos थीटा के अपॉन में क्या लिख लें, R स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन में क्या जाएगा, R स्क्वायर। d phi e इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर किसके इक्वल होता है, d ओमेगा के, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर जो है इक्वल होता है d ओमेगा के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा d ओमेगा। ये d phi e की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, डायग्राम को अभी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S, सरफेस S से निकलने वाला फ्लक्स, तो कितना आएगा, phi e, सरफेस S से निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, phi e इक्वल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि छोटी वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये छोटी स्मॉल वैल्यू है, और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसकी क्या जाएगी हमारे पास, बड़ी वाली वैल्यू। तो किसका इंटीग्रेशन करना है, d phi e की वैल्यू का, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, तो ये पूरी वैल्यू कहां लिख देंगे, इसके अंदर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे d ओमेगा, phi e इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है, और अंदर बचेगा d ओमेगा। ठीक, phi e इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज
और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 4 पाई, यानी इसकी जो वैल्यू है डी ओमेगा की जो वैल्यू वो कितनी आएगी 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां तक होगा फाई ई इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसके आगे इसकी एक दो स्टेप और बची है अभी, जैसे कि अगर मान लो स्पेशल केसेस आपसे पूछ लिए जाए तो स्पेशल केसेस भी इसके आते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के भी समझाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।